मैं सोनू सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्मार्ट गुरुकुल में। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि बेशक हम आपसे जुड़ेंगे, वादे के साथ जुड़ेंगे और स्मार्ट बोर्ड के साथ जुड़ेंगे, अर्थात डिजिटल दुनिया में चलेंगे। अब हम लोग नहीं, जो ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोग आनंद होकर के पढ़ेंगे, है ना। और हमारी यही शुभकामनाएं रहेगी कि आपकी जो संभावना है, जो आपकी जो आशा है, वो आशा बिल्कुल आशा के विपरीत ना हो, आप बेहतर से बेहतर कर सके, है ना। मेरा संकल्प यही है कि आपको बेहतर कराना, आपके भविष्य को बेहतर बनाना, क्योंकि आप जुड़े हैं स्मार्ट गुरुकुल से। और जब स्मार्ट गुरुकुल से आप जुड़े, बेशक मैं आपको स्मार्ट बना दूंगा, है ना। हमारी जो टीम है सभी प्रयास रत्न है और सभी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो भविष्य में आगे चल करके कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करे, और यही सबका संकल्प होता है। इसीलिए मैं आपको उस ओर ले चलता हूं, है ना, जिसमें देखिए आपको मैं और भी पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूं, है ना। इसलिए आप परेशान बिल्कुल ना होइए। और आप जीके, है ना, या अन्य और भी जैसे मैथ होता है ना, जैसे बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, ये अन्य न्यूमेरिकल जो भी कुछ भी आता है, और आपके एग्जाम में जो भी संबंधित है, जैसा भी पूछा जाता है वैसा बेशक आपको तैयारी कराई जाएगी, है ना। और कराई जाती ही है, लेकिन आप लोग मिस कर जाते हैं भाई मेरे। आप लोग परेशान मत होइए, नाराज मत होइए। आप लोग जब चिंतित होते हैं तो मुझे चिंता होती है। कहिए कैसे सर? मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब कुछ मैं क्यों, किस लिए और कैसे का जवाब देता हूँ एक शब्दों में। क्योंकि आप ये देख पाते होंगे कि जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना था तो उस समय बेशक आप परेशान थे। हाँ, मैं आपकी परेशानी को समझ पा रहा था, लेकिन आप मेरे परेशानी को नहीं समझ पा रहे थे। मैं आपको बार बार वही शब्द कह रहा था कि एक आध दिन जो है ना हमारे पास तकलीफ होगी, क्योंकि हम और हमारे जो सर हैं सभी चल गए थे इस बोर्ड को, अर्थात डिजिटल बोर्ड आपके पास जब देख पा रहे हैं तो इसे दिल्ली से लाने में काफ़ी मशक्कत हुई थी, है ना। तो उस सिलसिले में हम लोग दिल्ली चले गए थे, और वहाँ से जब आए तो कोशिश हम लोगों ने किया कि बहुत जल्द से जल्द आपको कहीं ना कहीं क्लास दे सकें, लेकिन क्लास देते देते एक आध दिन निकल गई, है ना। कुछ और भी तकनीकी प्रॉब्लम हुई जिनके वजह से अब सारा समापन हो गया, है ना। अब हमारे पास कहीं कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी थाकड़ बची भी है तो वो परेशानी हम लोगों की है, बाकी कोशिश करेंगे समाधान करने का, है ना। बेशक दोस्त आप हमारे साथ रहिएगा, मैं भी आपके साथ ही हूँ, है ना। ये स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ है ना। आपकी जो कामनाएं है, आपकी कामनाएं आपके साथ है, बेशक मैं आपके साथ हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे ऐप्स को जरूर से जरूर आप प्रोवाइड करा लीजिए, जरूर लीजिए, है ना। जितना से जितना बेहतर हो सके आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसीलिए हमारे साथ जुड़िए। बाकी विशेष देखिए आपको पढ़ाई के माध्यम से मिलेगी और आपको बेशक मिलेगी, है ना, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। चलिए तो सैयद वंश के विषय में जानेंगे, है ना। सैयद वंश अर्थात खिज्र खान जी, है ना, ये इनके संस्थापक थे। इनके विषय में अगर हम लोग जानेंगे तो देखिए 1414 ईस्वी से 1451 तक इसका काल रहा था। काल कहे तो समय नहीं, काल कहे तो समय रहा था 1414 से 1451 तक का, ध्यान में रखिएगा, है ना। 1414 से 1451 तक का इसका समय रहा था। किसका रहा था? खिज्र खान जी का। याद रखिएगा, ध्यान में हो सकता है अगर आपके प्रश्न में ऑब्जेक्टिव तौर पर कहीं ना कहीं इसका शासन काल पूछ दिया गया या पूछ दिया जाता तो आप बेशक इसका जवाब दे सकिएगा, है ना। कि सैयद वंश का संस्थापक
संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान। ध्यान में रखिएगा, है ना, ध्यान में रखिएगा, कहीं आप परेशान मत होइएगा। और इनका शासन काल पूछेंगे कब से कब तक था? 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। ठीक है, कहीं कोई आपको परेशानी हो रही है तो बेशक आपको हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खिज्र खां के विषय में आगे जानते हैं। नहीं तो देखिए खिज्र खान जी जो है इसका 1414 से, देखिए अब आप कहिएगा कि सर 1414 से 1451 तक का था, और उनके वंश का भी था भाई मेरे, है ना। इसलिए खिज्र खान ने कब तक शासन किया था, है ना, वो मैं बताऊंगा। 1414 से लेकर करके 1421 तक, है ना, 1414 से लेकर के 1421 तक उन्होंने शासन किया था। किसने किया था? खिज्र खां जी ने। नहीं, 1414 से लेकर के 1421 तक, अर्थात बात यूं कहें तो 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे, यह अर्थात सैयद वंश का संस्थापक था। कौन? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना। बड़ा ही आपको अच्छा लगता होगा, बड़ा ही ये सोच करके अच्छा लगता होगा कि मैं स्मार्ट गुरुकुल में जुड़ा हूं और मुझे डिजिटल दुनिया में डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाई हो रही है। नहीं, बेशक आपको खुशी मिलती होगी, है ना, लेकिन आप खो मत जाइएगा इस डिजिटल के दुनिया में, क्योंकि आपके सपनों को साकार करने के लिए आपकी मेहनत आवश्यक है कि नहीं है। आप अगर अपने सपने में विकार चाहते हैं, आप अपने सपने में विकास चाहते हैं चौगुना, है ना, तो आप मेहनत जरूर करिएगा। मेहनत कीजिएगा तो पत्थर को भी आप पिघला दीजिएगा। अगर मेहनत नहीं होगी तो बेकार है इस दुनिया में जीना, है ना। इस दुनिया में आज अगर कोई भी इंसान जीता है तो वो मेहनत के बल पे जीता है। आज दोस्तों अगर हमें 2 वक्त की रोटी प्राप्त हो पाती है ना तो मेहनत के बदौलत होती है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, बाकी कर्म मेरा रहेगा, सफलता आपकी होगी, राह मेरा होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। याद रखिएगा, ये प्रश्न अगर ध्यान में रखिएगा तो VVI के तौर पर, है ना, पूछा जाता है। VVI के तौर पर पूछा जाता है कि खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। ऐसा पूछा जाएगा कि खिज्र खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का था। किसका था? तैमूर लंग का था। ध्यान में रखिएगा दोस्त। आगे चलिए, तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को लाहौर और मुल्तान और साथ साथ दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया, है ना। याद रखिएगा कि तैमूर भारत से लौटते समय, जब तैमूर लंग भारत आए थे ना, तो उन्होंने लौटते समय लाहौर और मुल्तान, दीपालपुर, साथ साथ वहां का सूबेदार नियुक्त किया। अब कहिएगा कि सर सूबेदार क्या होता है? अरे यूं कहे तो शासक नियुक्त किया, है ना, वो पद नियुक्त किया, है ना, वो प्रतिष्ठा नियुक्त किया। किसने? खिज्र खां ने। किसने किया था? खिज्र खां। तभी देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है कि तैमूर ने भारत से लौटते समय, है ना, तैमूर लंग जो भारत आए थे वह लौटते समय, भारत से जब वो लौटा था ना, तो लौटते समय खिज्र खां को क्या उपाधि दिया था? सूबेदार का। किसका उपाधि दिया था? सूबेदार का, है ना। और सूबेदार जब उपाधि दिया था तो कहां कहां का ये सूबेदार रहा? तो ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये लाहौर रहा, ये मुल्तान रहा, ये दीपालपुर रहा, है ना। मुल्तान, याद रखिएगा, मुल्तान का सुल्तान। मुल्तान का सुल्तान किसे घोषित किया? तो खिज्र खां को। किसने किया? तैमूर लंग जी ने। नहीं, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली को स्वतंत्र बना दिया। किसने दिल्ली को स्वतंत्र बना दिया? अरे भाई मेरे, यही खिज्र खां ने, अर्थात खिज्र खां जब वो वापस लौट रहे थे, कौन? तैमूर लंग, तो उन्होंने जो सूबेदार नियुक्त किया था, किसे सूबेदार नियुक्त किया था? खिज्र खां को। तो खिज्र खां ने पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? दौलत खान को। किसको? दौलत खान को पराजित किया और उस पर अपना स्वतंत्र अधिकार बना लिया, है ना, याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। खिज्र खान स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था, है ना, याद रखिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब जी जो थे ये उनके वंशज मानते थे। कौन मानते थे? खिज्र खान जी, है ना। खिज्र खान जो शासक थे वह पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश मानते थे, है ना, याद रखिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब जी के वंश मानते थे, ध्यान में रखना है। विशेष आपको मेहनत करनी होगी, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खिज्र खान दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, याद रखिएगा। एक पूछा जाएगा प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है कि दिल्ली का स्वतंत्र शासक कौन था? तो खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान जी, है ना। दिल्ली का एकमात्र स्वतंत्र शासक कौन था? तो वो खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान। देखिए लिखा है ना, खिज्र खान दिल्ली का स्वतंत्र शासक था। कहां का था? स्वतंत्र शासक दिल्ली का था। लेकिन यह स्वयं को लिखा तैमूरियों का राज्यपाल मानता था, है ना। विशेष देखिए आप लोगों को पढ़नी है, लेकिन हम कहते हैं ना कि आपके एग्जाम तक, जबकि आपका एग्जाम समापन ना हो जाए, और यही नहीं जबकि एग्जाम समापन होने के बाद तक मैं आपके साथ जब जुड़ा हूं तो आपके साथ ही बेशक रहूंगा। इसलिए आप परेशान मत होइए। अगर हम लोग 30 मिनट का, 40 मिनट का, 45 मिनट का या 50 या 1 घंटे का क्लास करेंगे तो बेशक हम अपने क्लास में वादा करते हैं आपको कि कभी बोर फीलिंग नहीं होने देंगे, है ना। बेशक ध्यान में रखिएगा दोस्त। चलिए, लेकिन आप परेशान मत होइए। क्यों नहीं? इसलिए कहते हैं कि आपको कि जब आप ये पढ़ रहे हैं ना, तो विशेष तौर पर जब आपकी चर्चाएं होगी, ये मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से कोशिश करता हूं कि पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे सकूं। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब मैं आपको थ्योरी टाइप में पढ़ाऊंगा तब आप समझेंगे कि बेशक रूप से कुछ ना कुछ हो पा रहा है, और जब आप थ्योरी टाइप में पढ़ेंगे तो आपकी लेवल और भी ऊंचा हो जाएगा, नहीं ना। देखिए जैसे में से हम कह सकते हैं यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, इस टाइप में आपका लेवल और भी ऊंचा बढ़ता चला जाएगा। नहीं, बेशक आप परेशान मत होइए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से ही उस टाइप में बता सकूं, है ना। चलिए, खिज्र का दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को किसका राज्यपाल मानता था? तैमूरियों का। तैमूरियों अर्थात क्या है? तैमूरियों वही तैमूर लंग, है ना, ध्यान में रखिएगा। वो जो तैमूर लंग जो शासक थे, जो विदेशियन थे, वो जब आए तो लौटते समय खिज्र खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया। कहां का? लाहौर का, मुल्तान का। तभी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मुल्तान का सुल्तान कौन बना? खिज्र खां, है ना। और यही नहीं, दिल्ली का स्वतंत्र शासक भी रहा था। कौन रहा था? खिज्र खान, याद रखिएगा। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, याद रखिएगा। किसने? तैमूरियों का जो राज्यपाल मानता था, अर्थात खिज्र खान दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था, है ना। यानी तैमूरियों का राज्यपाल अर्थात कहने का मतलब है उनके द्वारा जो दिया गया पद था वो पद मानता था। इन्होंने सुल्तान
सुल्तान की उपाधि कभी ग्रहण नहीं किया। अर्थात कहने का मतलब है, जिस प्रकार आप देखे होंगे कि रामायण अध्याय में, है ना, रामायण में देखे होंगे कि जिस प्रकार श्री राम प्रभु को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया था, तो इस बीच का कहीं ने कई रचनाएं रची। उन्होंने सोचा षड्यंत्र के माध्यम से कि भरत को राजगद्दी पर नियुक्त कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वो जो राजगद्दी था, अर्थात कह सकते हैं जो कुर्सी था, उस कुर्सियों पर, है ना, भरत जी ने क्या रखे थे? प्रभु के चरण जो रखे हुए थे, उनको रख करके उन्होंने जितने दिन तक प्रभु श्री राम वन में थे, उन्होंने उनकी पूजा की, है ना। तो ठीक वैसा ही मानते थे कि सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। याद रखिएगा, यानी कि खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया। ध्यान में रखिएगा, कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया, क्योंकि इसमें पहले बताए थे, देखिए, सूबेदार अगर यूं कहे तो सुल्तान क्या होता है? सुल्तान। तो सुल्तान की उपाधि इन्होंने कभी भी धारण नहीं किया। किसने नहीं किया? खिज्र खां ने। वह स्वयं, देखिए यहाँ लिखे है ना, तैमूरियों का क्या मानते थे? राजपाल मानते थे, सेवक मानते थे। इसलिए वो पद अगर मिला था तो उनके कारनामे से मिला था, उनके कर्तव्यों से मिला था, और उन्होंने कभी अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया। याद रखिएगा कि उन्होंने सिक्का कभी जारी नहीं किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसने रैयत ए आला नामक उपाधि धारण रखी थी। रैयत ए आला नामक उपाधि धारण करके रखी थी। अब देखिए रैयत क्या होता है? जैसे कि अगर कहिएगा कि किसी भी साम्राज्य से, है ना, व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था कायम करना, है ना, किसी भी साम्राज्य में मजबूत व्यवस्था कायम करके रखना, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक क्षेत्र में क्यों ना हो, है ना, वैसा व्यवस्था इन्होंने बना करके हमेशा कायम रखा। इसीलिए लिखा ना, रैयत ए आला नमक उपाधि धारण। आला दर्जे का व्यक्ति था। याद रखिएगा, आला दर्जे होता है उच्च दर्जे का व्यक्ति। आला दर्जे मतलब उच्च पद धारण करने वाला व्यक्ति, एक महान व्यक्ति था। कौन था? खिज्र खां। इसीलिए इन्होंने अपने आप को कभी राजा घोषित नहीं किया था, है ना, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते आगे। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र अर्थात शाहरुख को कर भेजा करता था। देखिए ये रैयत जो है ना, रैयत अर्थात साम्राज्य से क्या होना चाहिए था? टैक्स लेना चाहिए था, पर वैसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आज से पूर्व हम लोगों ने देखा नहीं था, सुना था नहीं। हम लोगों ने सुना था कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो अंग्रेजों ने बढ़ चढ़ करके यहाँ से कर वसूला, है ना। कर मतलब कि टैक्स वसूला, और जब टैक्स वसूला तो अरे भाई टैक्स वसूला ही नहीं, यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से इतने अत्याचार किए कि उनका मन नहीं भरा। यही नहीं, उन्होंने दास भी बनाया, है ना, अंग्रेजों ने। तो उस दिन को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें दास नहीं, हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। मैं गुलाम नहीं, मैं आजाद हूं, है ना, ऐसा संकल्प लेकर के हमें रखना चाहिए। इसीलिए कहेंगे खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र अर्थात शाहरुख को क्या भेजा करता था? कर भेजा करता था। कर अगर बात करें तो टैक्स, है ना, कर अगर बात करें तो टैक्स भेजा करता था। किसको भेजा करता था? शाहरुख को। किसको भेजा करता था? शाहरुख को। और कौन भेजने का काम करते थे? यही खिज्र खां काम करते थे। कौन करते थे? खिज्र खान जी। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए
आगे है 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है ना। 20 मई 1421 को खिज्र खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आप परेशान मत होइएगा, है ना, कि 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद नया शासक आता है ना, अर्थात यूं कहे कि उनका पुत्र, बात करें तो नहीं, एक नए शासक के तौर पर जब, और उन्होंने 1421 से कह सकते हैं कुछ समयों तक उन्होंने भी अपना शासन किया। और इसके बाद कौन आए, इसके बाद 1451 ईस्वी तक ये शासन को चलाया था। नहीं, देखिए मैं आपको वो दिखाता हूं, चलिए मुबारक शाह आए। कौन आए, मुबारक शाह, है ना। चलिए देखिए मुबारक शाह जब आए तो क्या किया कि साथ उसने शाही नीति अपनाई। शाही नीति क्या होता है कि इसके पिताजी वैसे नहीं थे जैसे ये हैं, अर्थात कहने का मतलब है शाही नीति, किसी से डरना नहीं और हमेशा युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आगे बढ़ना, अर्थात यूं कहें तो शाही अर्थात बादशाह की नीति अपनाई। किसने अपनाई भाई, मुबारक शाह जी ने। किसने अपनाया था, मुबारक शाह ने। चलिए मुबारक शाह का अगर बात करें तो 1421 से इनकी मृत्यु तक, जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो जाती, इनके वजीर ही ने, अर्थात इनके मंत्री जो थे, है ना, इसके जो सेवक थे, इनके दरबार में जो रहते थे, इन्होंने ही इसकी हत्या कर दी। और गद्दी पर वही बैठे। गद्दी पर कौन बैठा, मोहम्मद शाह बैठा। कौन बैठा, मोहम्मद शाह बैठा। अर्थात बात करें तो 1440, है ना, देखिए 1440 तक इन्होंने बात, देखिए 1440 तक इन्होंने शासन किया था। किसने, मुबारक शाह जी ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए खिज्र खां ने कभी भी उपाधि शाह की नहीं धारण की थी, परंतु मुबारक शाह आए, इन्होंने अपने आप को शाही कहा, अर्थात बादशाह कहा, सम्राट कहा, राजा कहा, है ना। चलिए खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं करी थी, परंतु उसके पुत्र जो थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। देखिए उसके पुत्र, याद रखिएगा कि कौन सा दिल्ली का ऐसा शासक था जिन्होंने स्वतंत्र शासन किया था, तो खिज्र खां ने। लेकिन याद रखिएगा कि खिज्र खां ने स्वतंत्र रूप से शासन किया, राजा जरूर था परंतु वो राज्यपाल के भांति कार्य करता था। परंतु उनके पुत्र जो आए, अर्थात मुबारक शाह जी आए, तो मुबारक शाह ने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित किया, अपने आप को राजा घोषित किया, है ना। याद रखिएगा वो शाही नीति के, शाही प्रवृत्ति के थे, अर्थात शाही नीति के थे। अगर बात करें तो कौन, खिज्र खां के पुत्र, अर्थात सुल्तान कौन सा, मुबारक शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसके द्वारा हाथ धरिए सर, मिट जाएगा। दूसरी नौकरी धरिए, नहीं मिट रहा है सर, छोड़िए छोड़िए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आराम से समझेंगे, है ना।
कि खिज्र खा, तो याद रखिएगा उन्होंने कभी उस उपाधि धारण तो की नहीं थी, परंतु मुबारक शाह ने शाह की उपाधि जरूर धारण कर लिया था। इसके बाद याद रखिएगा कि इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम अहमद सरहिंदी था, है ना, सरहिंदी, ध्यान में रखिएगा। क्या नाम था? अहमद सरहिंदी। क्या नाम था? अहमद सरहिंदी, ध्यान में रखिएगा। अच्छा सा कोई बड़े कितने तो रात का। चलिए, हम लोग जानते हैं इसके दरबार में एक इतिहासकार जो रहता था, किसके दरबार में? मुबारक शाह। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना, कि अहमद शाह के दरबार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार कौन रहते थे? तो अहमद सरहिंदी, है ना, अहमद सरहिंदी रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? मुबारक शाह जी के दरबार में। ध्यान में रखिएगा, उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की, है ना। उस पुस्तक का नाम क्या था? तारीख ए मुबारक शाही। याद रखिएगा, ये पुस्तक का नाम है। किसका नाम है? पुस्तक का नाम है। और ध्यान में रखिएगा, ये जबरदस्त प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर हो सकता है देखने को मिले कि मुबारक शाह के दरबार में जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहते थे उसका क्या नाम था, और जो नाम उनका था उन्होंने नाम से मुबारक शाह के ऊपर एक किताब की रचना की, और उस किताब की रचना का नाम क्या था? मतलब कि अगर बात करें तो किताब का नाम क्या था? तो वो तारीख ए मुबारक, है ना, तारीख ए मुबारक। यानी मुबारक जी जो थे वह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते रहते थे, नहीं ऐसा कहिए। चलिए, तो इसी के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी, तारीख ए मुबारक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसने मुबारकबाद नामक नगर की भी स्थापना की। किसने मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की? हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो मुबारक शाह ने। याद रखिएगा, हम आपको यहां पर लिख देते हैं, है ना, मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना, मुबारकबाद नगर, देखिए लिखा हुआ तो है ही, पर किसने रचना किया था? तो ध्यान रखिएगा, मुबारक शाह जी ने, है ना। मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने किया था? देखिए मुबारक शाह जी, है ना। मुबारक शाह जी ने, किसने किया था? मुबारक शाह जी ने मुबारकबाद नगर की स्थापना की थी। याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोह का सफलतापूर्वक दबाया था। एक याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाए कि भटिंडा और दोआब क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को किस शासक ने दबाया था? मतलब कि कुचल दिया, अर्थात कुचल दिया तो पैरों तले कुचला नहीं, उसे समाप्त कर दिया, खंडित कर दिया, खत्म कर दिया। तो किसने किया? मुबारक शाह जी ने किया था। किसने किया था? मुबारक शाह जी ने किया था। अर्थात भटिंडा और दोआब क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को किसने समाप्त कर दिया था? सफलतापूर्वक खत्म कर दिया था, मुबारक शाह जी ने किया था। याद रखिएगा, यही मुबारक शाह जी ने किया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या कर दी। अब किसकी हत्या कर दी? मुबारक शाह की। मुबारक शाह जी यहां पर क्या हुए? खत्म हो गए। मुबारक शाह जी की कहानी खत्म हो गई। कहा जाता है ना कि अगर अपने आप को श्रेष्ठ मानिएगा खुद से, तो आपकी श्रेष्ठता एक दिन निश्चित ही चली जाएगी, है ना। अगर आपको कोई माने कि आप श्रेष्ठ हैं, तो याद रखिएगा
आप और महान बन जाइएगा। लेकिन खुद से अगर कहने लगे कि मैं ज्यादा अब क्या हो गया हूं, श्रेष्ठ हो गया हूं, तो कहते हैं ना बड़ी बड़ाई ना करें। बाकी तो आप जानते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसकी हत्या कर दी थी, किसकी हत्या कर दी थी? मुबारक शाह की, अर्थात उसके वजीर ही ने, ठीक है। चलिए वजीर ने उसकी हत्या कर दी। बाकी अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे आज नहीं, अगले